हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा इनकम टैक्स सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशन, चाहे वो आपका बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, पीएचडी, एमबीए, किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन है, सभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। बेटा बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है एज यूजुअल, जैसे कि हम हर बार लेकर आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडीए क्या है? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ डैश। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर कितने प्रतिशत की दर से कर लगेगा? तो बेटा ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CBDT हैज अपॉइंटेड डैश एज ETDS इंटरमीडिएट। बेटा ETDS के लिए इंटरमीडिएट के रूप में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने किसे अपॉइंट किया है? ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी में। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड को ETDS के इंटरमीडिएरी के रूप में CBDT ने अपॉइंट किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द, क्या कह रहा है? डैश इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग का एक्नॉलेजमेंट कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में, ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। तो बेटा ध्यान रखेंगे, एक्नॉलेज के रूप में जो फॉर्म है वो है ITR रोमन 5। ITR 5 जो है हमारा एक्नॉलेजमेंट वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन ए BSR कोड। BSR कोड की आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो BSR की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न। बेटा ये कितने डिजिट का कोड है? तो ध्यान रखेंगे ये कुल 7 डिजिट का कोड है। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं बेटा, BSR कोड है क्या? तो बेटा ध्यान रखेंगे, BSR कोड जो है मेनली TDS और TCS की रिटर्न फाइल करते समय प्रयोग किया जाता है। क्या? दोबारा सुन लेंगे, TDS और TCS की रिटर्न, TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और TCS का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की जो रिटर्न दाखिल करते हैं उस समय यह प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय की परिभाषा है, आय की परिभाषा किस प्रकार की है? तो बेटा ध्यान रखेंगे ये इंक्लूसिव नेचर के, सम्मिलित की हुई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गत वर्ष से तात्पर्य है। गत वर्ष से क्या तात्पर्य है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्त वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर की गणना की जाती है, किस पर की जाती है? इनकम टैक्स की गणना किस पर की जाती है? कैपिटल गेन पर, फिक्स्ड एसेट्स पर, इनकम पर या बिजनेस गेन्स पर? तो बेटा ध्यान रखेंगे इसकी जो इनकम टैक्स की जो गणना की जाती है वो आय पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है। दिए गए ऑप्शन में बेटा जो करेक्ट आंसर है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूंजी लाभ ऑडिट होता है, कैपिटल गेन अराइज ऑन। पूंजी लाभ कब होता है? तो बेटा पूंजी लाभ जो है पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा व्यवहार हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आता है? गिफ्ट, विल या दोनों
ये ज्वेलरी, तो बेटा ध्यान रखेंगे ए और बी दोनों, गिफ्ट और विल जो है ट्रांसफ़र की कैटेगरी में शामिल नहीं होते हैं। और कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र होने से ही हमारे को कैपिटल गेन होता है, क्योंकि ये दोनों ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र की श्रेणी में नहीं आते, तो इनसे होने वाला लाभ या हानि जो भी है वो कैपिटल गेन नहीं होगा या कैपिटल लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, ह्रास होने वाली संपत्ति का पूंजी लाभ होता है। कैपिटल गेन ऑन डेप्रिसिएशन एसेट्स या डेप्रिसिएबल एसेट्स विल ऑलवेज बी। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जिन संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगा होता है, आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दिया हो सकता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू किसी संपत्ति की दी हुई हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस संपत्ति की आपको रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई हो उसके ट्रांसफ़र होने से आपको हमेशा अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा। क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि किसी संपत्ति को 2005 में इतने रुपए का खरीदा, जिस साल आप गणना कर रहे हो, सपोज करो 2022-23 के लिए आप गणना कर रहे हैं, तो 22-23 में 1 अप्रैल 2022 को इसकी WDV वैल्यू आपको दी हुई है 2000 रुपये, और कह दिया है आपको कि संपत्ति को इसने 6000 रुपये में बेचा, तो इस प्रकार उसको लाभ हुआ या हानि, और हुआ तो कितना हुआ। तो हम जो है बेटा 1 अप्रैल 2022 को जो WDV वैल्यू है उसको प्राप्ति की लागत मानेंगे, और जो 6000 रुपये सेल कंसिडरेशन है उसमें से WDV डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो जो भी लाभ या हानि होगा वो हमारा अल्पकालीन पूंजी लाभ हानि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी संपत्ति नहीं है, नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा कैपिटल एसेट की श्रेणी में नहीं होगा। तो बेटा ध्यान रखेंगे, एग्रीकल्चर लैंड जो कि गांव में स्थित है, विशेष तौर पर जहाँ की जनसंख्या 10,000 से कम है, ऐसे ध्यान रखेंगे, वो वाली भूमि जो है कृषि भूमि है, और कृषि भूमि जो है कैपिटल एसेट की श्रेणी में नहीं आती, और कैपिटल एसेट की श्रेणी में नहीं है, तो ऐसी संपत्ति के ट्रांसफ़र होने से किसी भी प्रकार का पूंजी लाभ या पूंजी हानि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडेक्स बेनिफिट इज डैश इन केस ऑफ VDA। वर्चुअल डिजिटल एसेट के केस में इंडेक्स बेनिफिट प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे बेटा, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही साथ बेटा ये भी ध्यान रखेंगे, वर्चुअल डिजिटल एसेट के केस में चैप्टर 6A क्या है, 80C से 80U तक की डिडक्शन का है, वो आपको प्राप्त नहीं होती है, और ना ही धारा 54F की एग्जम्पशन प्राप्त होती है ना। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि धारा 87A की रिलीफ जो है इसमें अलाउड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति के लिए रिटर्न की E-फाइलिंग अनिवार्य है जहां अनुभाग के तहत खातों का ऑडिट किया जाना है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 44AB, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, E-फाइलिंग OTP का उपयोग करके आयकर रिटर्न का सत्यापन किया जा सकता है जो केवल वही उपलब्ध है जहां कुल आय इससे कम है। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है इसका 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वास्थ्य बीमा के भुगतान के संबंध में कटौती की राशि कितनी होगी। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में, हेल्थ इंश्योरेंस के केस में जो डिडक्शन की अमाउंट होगी वो कितनी होगी। दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है 25,000, या नॉर्मल व्यक्ति के संदर्भ में बातचीत की जा रही है। और यदि सीनियर सिटीजन है तो ये जो लिमिट बढ़कर 50,000 की हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बेटा, कुल आय की गणना किस धारा के अंतर्गत सकल कुल आय में से कटौतियों को घटाकर की जाती
है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 80C से 80U, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारा 80 TTA के तहत अधिकतम कटौती निम्नलिखित की होगी। तो अधिकतम धारा 80 TTA के अंतर्गत हमें जो अधिकतम छूट मिलती है वो 10,000 रुपये की मिलती है इंडिविजुअल के केस में, यदि व्यक्ति नॉन सीनियर सिटीजन है। अगर सीनियर सिटीजन है तो उसको उसके बैंक डिपॉजिट पर जो है धारा 80 TTB के अंतर्गत छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आय की संशोधित विवरणी मूल्यांकन पूरा होने से पहले दाखिल की जा सकती है। बिल्कुल ठीक पॉइंट है, हमारे को सही पॉइंट ही बताने कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट ठीक है। दूसरा, निर्धारित ही आय की विवरणी में स्थायी खाता संख्या नहीं दिखाने के लिए दंड के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल ठीक है, यदि पैन नंबर मेंशन नहीं करते तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी लगती है। दोनों पॉइंट ठीक है, हमारे को सही बताने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है इसमें, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड एक्स पार्टे असेसमेंट, बिल्कुल ठीक है, तीसरा पॉइंट भी ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, तो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज नॉट इसेंशियल टू फिल अप आधार नंबर वाइल फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अपनी इनकम टैक्स की विवरणी दाखिल करते समय आधार संख्या भरना आवश्यक नहीं है, यह गलत है। अब वर्तमान में पैन नंबर भी भरना जरूरी है और आधार नंबर भी भरना जरूरी है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन को एक पक्षीय मूल्यांकन भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। मांग का नोटिस निर्धारण अधिकारी द्वारा भेजा गया नोटिस है, यह भी ठीक है। टैक्स पेमेंट के हर चालान में पैन दिखाना जरूरी है, यह भी ठीक है। चलिए तो इसके अंदर सभी ठीक हो जाएंगे, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनकम टैक्स एक्ट वाज एनेक्टेड इन, आयकर अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था, 1961 में किया गया था। बेटा इसके संदर्भ में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन सा आयकर अधिनियम है? आयकर अधिनियम 1961 है, जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति के मामलों में मूल्य ह्रास की दर कितनी है? तो यह 25% है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इनकम टैक्स किस प्रकार का कर रहे हैं? तो यह ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स के अन्य उदाहरण कौन से हैं? तो बेटा ध्यान रखेंगे, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड क्लब्ड विद द इनकम ऑफ पेरेंट्स गेट्स एन एग्जम्पशन ऑफ, नाबालिग बच्चे की आय को माता पिता की आय के साथ जोड़ने पर 1500 रुपये की छूट मिलती है। और बेटा ये ध्यान रखेंगे, नाबालिग बच्चे की आय 1500 रुपये से अधिक है तो वह माता या पिता दोनों में से जिसकी भी आय अधिक होगी उसकी आय में शामिल कर ली जाएगी कर योग्यता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जीएसटी है एक प्रोफेशनल टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है या सर्विस टैक्स है? तो ध्यान रखेंगे जीएसटी जो है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्शन रिगार्डिंग द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस अंडर अलाउड अंडर सेक्शन, किस धारा के तहत दूर संचार सेवाओं के संबंध में कटौती की अनुमति है? तो धारा 35ABB, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज अवेलेबल ऑन, धारा 80D के तहत कटौती डैश पर उपलब्ध है। धारा 80D किसके अंतर्गत है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। अन्य ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं? तो ध्यान रखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो आपको छूट मिलती है वो धारा 80
सी के अंतर्गत मिलती है। और एजुकेशन इंश्योरेंस प्रीमियम यह कुछ नहीं है, यह गलत ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मद पर पूंजीगत लाभ कर योग्य होगा। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा पूंजी लाभ किस पर होता है? पूंजी संपत्ति के ट्रांसफर पर माना जाता है। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किस मद पर पूंजी लाभ कर योग्य होगा। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है स्टॉक इन ट्रेड 6.5%, गोल्ड बॉन्ड स्कीम 1977, स्पेशल बियरर बॉन्ड, ये जो है कैपिटल एसेट की श्रेणी में नहीं रखे गए हैं। इनके ट्रांसफर होने से आपका पूंजी लाभ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा घरेलू फर्नीचर को बेचने पर आय कैसी होगी? कर योग्य होगी, कर मुक्त होगी, पूंजी लाभ होगा या आयगत लाभ होगा? तो ध्यान रखें घरेलू फर्नीचर को बेचने पर एग्जम्प्टेड इनकम की श्रेणी में आता है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर निम्नलिखित दर से कर लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स की जो परसेंटेज है वो है कितनी है? तो वह 20% है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए। सामान्यतः कितने महीने वो संपत्ति रहनी चाहिए? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 36 महीने। मकान संपत्ति के केस में यह अवधि 24 महीने की है और स्टॉक एक्सचेंज शेयर के केस में यह अवधि बेटा 12 महीने और 24 महीने। 12 महीने उन शेयर्स के लिए है जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं, और यदि जो शेयर हैं वो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है तो उनके केस में 24 महीने की समय अवधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 21-22 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक क्या होगा? तो यह जो है 317 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गैर सट्टा व्यापार गत वर्ष 2020-21 में बंद कर दिया गया, इसकी आगे लाई गई हानि की पूर्ति की जा सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं गैर सट्टा व्यापार क्या ऐसे, सट्टे व्यापार क्या ऐसे, आय के किसी भी शीर्षक से या व्यापार के आय से। क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेंगे। एक गैर सट्टा व्यापार गत वर्ष 20-21 में बंद कर दिया गया, तो इसकी आगे लाई गई हानि की पूर्ति किससे की जा सकती है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है व्यापार की आय से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सट्टा व्यापार की हानि की पूर्ति की जा सकती है। सट्टा व्यापार की आय से, गैर सट्टा व्यापार की आय से, आय के किसी भी शीर्षक से या किसी भी आय से नहीं की जा सकती। तो ध्यान रखें सट्टे व्यापार की हानि को सट्टे व्यापार की आय से ही पूरा किया जा सकता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 31 मार्च 2021 को एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए प्रारंभिक व्यय किए, स्वीकृत कटौती कितनी होगी? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 20,000। बेटा ध्यान रखेंगे जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसकी छूट हमारे को कितनी मिलती है? उसकी छूट हमारे जो भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसका 1/5 कितना मिलेगा है 1/5। तो 1 लाख का 1/5 करेंगे तो 20,000 रुपये आएगा, तो 20,000 रुपये की छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहल वाहन भाड़े का भुगतान 30,000 रुपये रोकड़ में किया गया है, अस्वीकृत व्यय होगा। बेटा बिजनेस प्रोफेशन के केस से संबंधित है। माल भाड़े के केस में अगर हमारा बिजनेस गुड्स कैरेज के संदर्भ में है तो हम 35,000 रुपये तक नकद पेमेंट कर सकते हैं उसको
उस खर्चे की हमारे को छूट मिल जाएगी। अगर 35,000 से ज़्यादा है तो हमारे को चेक या अकाउंट पे ही माध्यम से उसका भुगतान करना पड़ेगा, बशर्ते ये जो पेमेंट है एक बिल पे हो या मल्टीपल बिल पे हो। अगर एक ही दिन में हम कैश पेमेंट कर रहे हैं उस संदर्भ में। मोटर लॉरी गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अलावा कोई अन्य बिजनेस है तो उस केस में यह लिमिट 10,000 रुपये की है। ये ध्यान रखेंगे बेटा, अगर उससे ज़्यादा की पेमेंट करते हैं तो वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के संबंध में गत वर्ष में 1,00,000 रुपये पूंजीगत व्यय किए, गत वर्ष में कंपनी को कटौती मिलेगी। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 20,000 रुपये। कितना है? 20,000 रुपये। इसका भी 1/5 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन, कृषि आय को किस धारा के तहत छूट दी गई है? तो कृषि धारा 10 उपधारा 1 के अंतर्गत छूट दी गई है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अनुमोदित विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान के विषय पर अनुसंधान हेतु दी गई राशि के संबंध में कितने प्रतिशत की कटौती मिलेगी? तो यह 100% की कटौती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? कौन सी आय कर मुक्त है? एग्रीकल्चर इनकम इन कोलकाता, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनकम फ्रॉम सैलरी, और नेक्स्ट ऑप्शन है कैपिटल गेन। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एग्रीकल्चर इनकम इन कोलकाता, कलकत्ता में कृषि से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आय है कर योग्य है, कर मुक्त है, आंशिक कर मुक्त है या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखेंगे कृषि आय कर मुक्त आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया उपक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र में गत वर्ष 2015-16 में स्थापित किया गया, उसे धारा 10A के अंतर्गत कटौती मिलेगी। 5 कर निर्धारण वर्ष, 8 कर निर्धारण वर्ष, 10 कर निर्धारण वर्ष या 15 कर निर्धारण वर्ष? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 15 कर निर्धारण वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? 15 कर निर्धारण वर्ष। नेक्स्ट जो बेटा क्वेश्चन है वो है, कर मुक्त आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो धारा 10 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता होता है, कर मुक्त होता है, कर योग्य है, कर के उद्देश्य से कुल आय में जोड़ी जाने वाली आय है या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एग्जम्प्ट, कर मुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साझेदार की फर्म से कर मुक्त आय है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, साझेदारी फर्म की आय में हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का इनकम टैक्स का मॉडल पेपर, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।